हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर प्रियम्बल। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे मेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां मैं प्रियम्बल के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिटेल में फर्दर एक्सटेंशन इस टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे संकल्प बैच में। लेकिन उससे पहले मैं प्रियम्बल के बारे में आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूं, एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं कि हमारा अप्रोच किसी भी लेक्चर को डील करने का, किसी भी लेक्चर को पढ़ाने का कैसा होगा, किसी लेक्चर में कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेंस और प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे। जैसा कि ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी में मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हमें इंडियन पॉलिटी समय प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड फैशन में जानने की कोशिश करनी है। अगर जब भी हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ाई करते हैं तो हमें ज्यादा नहीं जानना है, हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम किसी टॉपिक की पढ़ाई करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, जैसे इंडियन पॉलिटी में, तो मैंने ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपसे कहा है कि प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए किसी टॉपिक को पढ़ने में। प्लस हमें टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को, हमें टॉपिक में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, न कि हमें उस टॉपिक में लीगल अप्रोच के साथ पढ़ने की जरूरत है। तो मैं आपको इस टॉपिक के साथ एक अप्रोच भी देने की कोशिश करूंगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए और मेरा इंडियन पॉलिटी के लिए क्या अप्रोच होगा, किस तरीके से मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। सो ब्रॉड इस टॉपिक में कौन कौन से पार्ट हैं जिसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट है इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल। इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट से ही उन्होंने 2-3 बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है रीसेंट ईयर्स में। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल, द नेचर ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल को का नेचर क्या है, नेचर ऑफ प्रियम्बल, ये जस्टिशिएबल है या नहीं है। क्यों नेचर ऑफ प्रियम्बल और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये आपको फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया देता है इस टॉपिक के बारे में कि क्या नेचर है इस टॉपिक का और प्रियम्बल एज सच है क्या, प्रियम्बल से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, पर्पस ऑफ प्रियम्बल। another important aspect of this topic is purpose of preamble. Is preamble a part of constitution? Is preamble a part of constitution? और ट्रेडिशनल व्यू क्या है प्रियम्बल को लेकर और मॉडर्न व्यू क्या है प्रियम्बल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट कैसे देखता है प्रियम्बल को, whether it is part of the constitution or not. Purpose of preamble में we will also be discussing about important case related to purpose of preamble. And then finally ideals, we will be discussing about ideals and we will be discussing about aspirations. तो इस वीडियो में जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक हम लोग इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में करेंगे और इंटीग्रेटेड फैशन में करेंगे, मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल। अब आप पूछेंगे क्या इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं? यस, इन रिसेंट ईयर्स 2-3 टाइम्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल इटसेल्फ। क्या है प्रियम्बल का इंट्रो? सो इट इज कस्टमरी फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव प्रियम्बल। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये कस्टमरी है
बट नॉट कंपल्सरी है कि प्रियम्बल होना चाहिए. इट इज कस्टमरी टू हैव प्रियम्बल बट नॉट कंपल्सरी टू हैव प्रियम्बल. प्रियम्बल हो भी सकता है, ये नॉर्मली एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या ये कंपल्सरी है? नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है that a constitution should have preamble, but it is customary to have preamble. Supreme Court says that preamble is the key to unravel the minds of framers of the constitution. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है. Minds of framers of the constitution. So if you look at preamble, you get an idea the purpose for which preamble was the constitution was created. If you look at preamble, you get an idea the purpose for which preamble was created. For example, it talks about justice and it talks about comprehensive form of justice, जिसमें justice, social, economic और political justice के बारे में बात की गई है, liberty के बारे में बात की गई है, equality के बारे में बात की गई है. India being a democratic, socialist and secular republic, उसके बारे में बात की गई है. तो बेसिकली जब हम प्रियम्बल को देखते हैं, so preamble gives us an idea that what framers of the Indian Constitution used to think. That is why this question was asked in prelims, that which one of the following is the key to unravel the minds of framers of the Constitution. Even Supreme Court says that preamble is the key to unravel the of framers of the Constitution. Preamble is the philosophy of the Constitution. It gives us an idea for what Indian Constitution stands for. It gives us an idea about freedom struggle and ideal and aspirations of the people of India. हमें लोगों के आइडियल्स और एस्पिरेशंस के बारे में पता चलता है. ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी के बारे में बताता है. इट टॉक्स अबाउट आइडियल्स, इट टॉक्स अबाउट एस्पिरेशंस, इट गिव्स अस एन आइडिया फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड. दैट इज व्हाई आई सेड that preamble is the philosophy of the constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है. It is the summary of the constitution. It is the summary of the constitution. ये ध्यान में रखिएगा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज किया गया है प्रियम्बल में. प्रियम्बल हमें बेसिकली एक आइडिया देता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोगों के आइडियल्स क्या है, लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल किस चीज के लिए लड़ा गया था, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का पर्पस क्या था. So 2019 का ये क्वेश्चन है that which one of the following is the key to unravel the minds of the framers of constitution. It is preamble that is the key to unravel the minds of the framers of the constitution. किस पर्पस से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया था. The purpose for which we fought for India's independence, वो पर्पस हमें प्रियम्बल के बारे में पता चलता है. That is why it is being said that it is the philosophy of the constitution. Preamble of India, it is the summary of the constitution. ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करता है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया, इंडिया के लोगों का एस्पिरेशंस क्या है, उनके आइडियल्स क्या है. Preamble gives us an idea about all those things. So it is customary for a constitution to have a preamble, but it is not compulsory. And remember that it is customary for a constitution to have a preamble. So for example, American Constitution also has got a preamble. So all the constitutions of the world, or almost all the constitutions of the world, they provide a summary that gives us an idea about, or that gives us the glimpse about the constitution, कि पूरा constitution क्या कहना चाहता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताने का काम करता है. ये फिलॉसफी के फॉर्म में है कि हमें आइडियल्स और एस्पिरेशंस के बीच में बारे में बताता है, क्या गोल्स थे जिसके कारण
लोगों के क्या गोल्स हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, लोग अपने सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एवरीथिंग इज देयर इन द प्रियम्बल इटसेल्फ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट ऑल्सो टेल्स अस अ लॉट अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का क्या गोल था और क्या ऑब्जेक्टिव था। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट preamble is one of the most important part of India's constitution. Even Supreme Court says that even though preamble is non-justiciable in the court of law, लेकिन इससे preamble का importance खत्म नहीं होता है। अगर कोई एक constitution का provision का दो मीनिंग निकल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, the one that tallies with the preamble shall be given preference by the court, though it is not mandatory for the court. कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि जो प्रोविजन, जो इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल के साथ टैली कर रहा है उसको प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन कोर्ट नॉर्मली जो भी इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल के साथ टैली करता है, कोर्ट उसको प्रेफरेंस देने का काम करता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। सो प्रियम्बल, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव एनविजन्ड। किस सोसाइटी में हम रहना चाहते हैं, कैसी सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, फ्यूचर सोसाइटी कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल ऑफ इंडिया, इट टॉक्स अबाउट अ होलसम फॉर्म ऑफ जस्टिस। इट सेज जस्टिस, सोशल, economic and political. So social justice has been given primacy by the preamble of India. It provides us a comprehensive form of justice, कि हमारे लिए social justice कितना important है, ये economic और political justice से पहले provide किया गया है। So preamble is like an introduction to the constitution. Preamble is like the summary to the constitution. Preamble is like the philosophy of the constitution. Preamble tells us a lot about the aim for which freedom struggle was fought. Preamble tells us about the future society which we have envisioned, and preamble, it is also the key to unravel the minds of the framers of the constitution. Now very logical question comes before us is nature of preamble क्या है हिंदुस्तान में। जब हम nature of preamble की बातें करते हैं तो nature of preamble वास्तविकता में है क्या। So जब nature of preamble अगर हम देखते हैं, so we realize a couple of things. One, remember that nature of preamble. Preamble is a non-justiciable part of the constitution. Non-justiciable का क्या मतलब होता है? Non-justiciable का मतलब होता है something that cannot be enforced in the court of law. Remember, preamble is non-justiciable part of the constitution. Non-justiciable means something that cannot be enforced in the court of law. लेकिन क्या इसका ये मतलब ये मतलब है कि preamble हमारे लिए important नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। Even though preamble is non-justiciable, even though preamble is something that cannot be enforced in the court of law, लेकिन उससे भी preamble का importance खत्म नहीं होता है। प्रियम्बल का अपना इंपॉर्टेंस है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रियम्बल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली प्रियम्बल हमें यह बताता है द एम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, वन। दूसरा, प्रियम्बल हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड कैसा था। इट इज द की टू अनरेवल the minds of framers of India's constitution, to minds of framers of constitution, ये हमें ये बताने का काम करता है। इसलिए आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर प्रियम्बल और रिस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्लैश है, सपोज आर्टिकल 20 एंड प्रियम्बल कम्स एट लॉगरहेड्स, अगर दोनों के बीच में क्लैश हो गया तो क्या होगा? इट इज आर्टिकल 20 दैट विल प्रिवेल एंड नॉट द प्रियम्बल। आप कहेंगे कि सर अगर आर्टिकल 20 प्रिवेल करेगा, अगर आर्टिकल 20 और प्रियम्बल के बीच में क्लैश हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 20 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा और कम इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हम कोड ऑफ लॉ में
इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि जस्टिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, that they are non-justiciable but they are still fundamental in the governance of the country। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, that they are fundamental in the governance of the country even though they are non-justiciable। so उसी तरीके से preamble non-justiciable है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि preamble हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। got my point? preamble हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपली इतना ही है कि अगर preamble और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बीच में कंफ्लिक्ट होता है तो वहां पर दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शैल प्रिवेल। इट डजंट मीन कि प्रियम्बल का रोल कम हो गया या प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस कम हो गया। इसका सिंपली ये मतलब है कि प्रियम्बल एक बेसिकली फिलॉसफी की तरह से है जो ब्रॉड ओवरव्यू देने का काम करता है। जैसे मैं ये बात कर रहा था एक लेक्चर में, जो आपके लिए ही मैंने वो लेक्चर बनाया था कि ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो उसी तरीके से हमें प्रियम्बल ओवरव्यू देने का काम करता है about Indian Constitution। It is the philosophy of the Constitution। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको हम ये नॉन जस्टिशिएबल है, कोड ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। It doesn't mean that preamble is not important। So it is important, but if there is a conflict between a particular provision of India's Constitution and preamble, then it is the particular provision of the Constitution that shall prevail। Point number one। दूसरा, Supreme Court says that if two interpretations are possible to a particular provisions of constitution, अगर एक particular provision का दो interpretation possible है, अगर दो interpretation possible है, तो first interpretation मान लिया ऐसा है जो constitution के साथ, first interpretation ऐसा है जो preamble के साथ conflict में है, और दूसरा interpretation ऐसा है जो प्रियम्बल के साथ हार्मनी में है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, पहला इंटरप्रिटेशन इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट विद प्रियम्बल एंड सेकंड इंटरप्रिटेशन इट टैलीज विद प्रियम्बल, इट टैलीज विद प्रियम्बल, इट इज इन द हार्मनी विद प्रियम्बल एंड नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट विद प्रियम्बल, देन इट इज प्रेफरेबल फॉर द कोर्ट to give preference to the second provision and not to the first one। आप कहेंगे कि लेकिन क्या सर मैंडेटरी है कि कोर्ट को उस सेकंड वाले जो टैली करता है प्रियम्बल के साथ उसको प्रेफरेंस देना है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन नॉर्मली कोर्ट जो भी एक इंटरप्रिटेशन अगर प्रियम्बल के साथ टैली करता है, वो प्रियम्बल के साथ हार्मनी में है, तो कोर्ट कन्फ्लिक्ट का रास्ता अडॉप्ट नहीं करती है, कोर्ट हार्मनी का रास्ता अडॉप्ट करती है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट इफ two provisions are possible, if two interpretations are possible to a particular provisions of constitution, then the one that tallies with the preamble shall be given preference by the court, but it is not mandatory। ये mandatory नहीं है कि उसको कोर्ट के द्वारा प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, but if it tallies with the preamble, well and good, बड़ी अच्छी बात है, कोर्ट उसको नॉर्मली प्रेफरेंस देती है। why? because it leads to harmony, it does not lead to conflict। कोर्ट conflict avoid करती है। that is why nature of preamble says that it is non-justiciable, it cannot be enforced in the court of law। इसका यह मतलब नहीं है कि यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका केवल इतना ही मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और प्रियम्बल के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, so that particular provision of the constitution shall be given preference। दूसरी बात मैंने आपसे यह कही कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, एक इंटरप्रिटेशन इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रियम्बल, एक इंटरप्रिटेशन इट लीड्स टू हार्मनी विद द प्रियम्बल, देन द वन दैट टैलीज विद द प्रियम्बल, that one interpretation that is in accordance with the preamble that shall be given preference by the court। लेकिन क्या ये मैंडेटरी है, जरूरी है that it shall be given preference by the court? no, it is not mandatory, but normally court conflict का रास्ता अवॉइड करती है और कोर्ट उस इंटरप्रिटेशन को प्रोविजन उस इंटरप्रिटेशन को मानती है जो प्रियम्बल के साथ टैली करता है। नाउ थर्ड वन इज पर्पस ऑफ द प्रियम्बल। क्या पर्पस है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आज के डेट में एक पार्ट हो गया है? पर्पस क्या है? पर्पस है दैट द प्रियम्बल टेल्स अस
preamble tells us that the constitution, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, it tells us that the constitution emanates from the people of India, emanates from the people of India. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that people are ultimate sovereign. इसका मतलब है that the constitution emanates from the people of India. People are ultimate sovereign. People are the ultimate decision maker. The Constitution of India itself has emanated from people. अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने में एक केस आया था, ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा फेवरेट एरिया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, दैट दे कीप ऑन आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर केसेस, कि केस बताइए, इस पर्टिकुलर कोई एक इश्यू देंगे और उससे रिलेटेड केसेस उन्होंने अब पूछना स्टार्ट कर दिया है. उनका ये फेवरेट एरिया इसलिए है कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इंटरप्रिटेशन के पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक आपको पता है. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था. ये केस था केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ये ध्यान रखिएगा कि जब हम केसेस के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लॉयर की तरफ से केसेस को नहीं पढ़ना है. बेसिकली केसेस को एक रेफरेंस के तौर पर आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आंसर लिखते समय उस केस के में क्या आर्गुमेंट्स दिए गए थे या उस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या कंक्लूजन आया है उसके बारे में आप लिख सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने केस आया इरोम शर्मिला केस, तो इरोम शर्मिला केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है, क्या कंक्लूजन रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर मान लिया सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया है नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमको एक लॉयर की तरह से डिटेल में उसको रिसर्च नहीं करना है उस टॉपिक पे. हमें उस टॉपिक के बारे में उतना जानना है जितना इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो अनलेस कि किसी का ऑप्शनल ही लॉ क्यों ना हो, कोई लॉयर ही क्यों ना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. मैं यहां केवल जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं कि जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें केसेस के बारे में उतना ही जानना है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एमिनेट्स फ्रॉम द पीपल, इट्स अ लीगल फिक्शन. याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एमिनेट्स फ्रॉम द पीपल, इट्स अ लीगल फिक्शन. It's a legal fiction and it cannot be questioned in the court of law, and it cannot be questioned in the court of law. Why it cannot be questioned? Why can it be not questioned in court of law? It cannot be questioned in the court of law. Why? Because of first reason. अगर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से एमिनेट हो रहा है, अगर तुम इस अजम्पशन को क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? इट विल डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल डिस्ट्रॉय द कंट्री पर से. कंट्री इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया और भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कंट्री इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर मान लिया हम इस लीगल फिक्शन को ही क्वेश्चन करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हम ये मानते हैं ये लीगल फिक्शन है. ध्यान में रखिएगा, हम ये मानते हैं इट्स लीगल फिक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन एमिनेट्स फ्रॉम द पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से निकला है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से अपने पावर को डिराइव करता है. पीपल आर अल्टीमेट सॉवरेन, और लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन अपने पावर को डिराइव कर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन से लोग नहीं पावर डिराइव कर रहे हैं. हम ये मानकर चलते हैं इट्स अ लीगल फिक्शन. अगर तुम इसी फिक्शन को, आप समझ रहे हैं ना फैक्ट और फिक्शन में क्या फर्क होता है? फैक्ट है कि मेरे हाथ में ये एक पेन है, ये फैक्ट है. ये फिक्शन हो सकता है कि मेरे इस पेन में
आपका किस्मत लिखने की ताकत हो, ये एक फिक्शन हो सकता है। मान लिया कि मेरे हाथ में एक ऐसा पेन हो, अमेजिंग सा पेन हो, जो आपकी किस्मत को लिख सकता हो, दैट्स अ फिक्शन, दैट्स नॉट अ फैक्ट। व्हाट इज द फैक्ट? मेरे हाथ में एक पेन है जिससे मैं इस बोर्ड पर लिख पा रहा हूं। ये किसी की किस्मत लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। किस्मत मतलब सही में किस्मत लिखने की मैं बात कर रहा हूं, इट्स अ फिक्शन। तो मान लिया मैं एक फिक्शनल स्टोरी बनाऊं कि मेरे हाथ में जो पेन है, ये पेन इतना अमेजिंग पेन है कि मैं बोर्ड पर जो लिखूंगा किसी इंसान के बारे में वो सही हो जाएगा। इट्स अ फिक्शन, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, देयर इज नो ट्रुथ बिहाइंड इट। बट मेरे हाथ में एक पेन है, दैट्स अ फैक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तुम ये मान लो, ये अज्यूम कर लो, इट्स अ लीगल फिक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज एमिनेटेड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तुम मान लो ये, you should assume this fact, this legal fiction, sorry, that constitution emanates from the people of India। इसको मान लो। आप कहेंगे कि अगर नहीं मानूंगा तो, नहीं मानोगे तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन करोगे, तुम इंडिया को क्वेश्चन करोगे, तुम क्वेश्चन ही करते रहोगे, एंड दिस विल डिस्ट्रॉय द कंट्री पर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशन एमिनेट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया is a legal fiction which cannot be questioned in the court of law। इसको हमने भी मान लिया है, कोर्ट ने ये मान लिया है that constitution emanates from the people of India, और ये हर किसी को मानना होगा। It cannot be questioned in the court of law। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको, रादर प्रियम्बल हमको ये बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन अपने पावर को डिराइव करता है। इट इज द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सॉवरेन, इट इज द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, एंड देन इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द डेट, एंड देन नेक्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज पर्पस क्या है? पर्पस ये है दैट इट टेल्स अस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन it emanates from the people of India। सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि इट्स लीगल फिक्शन। तुम ये मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ये लीगल फिक्शन है, तुम ये मानो कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से अपनी पावर को डिराइव करता है। अगर नहीं मानोगे सो दैट विल डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया एज अ होल। इसीलिए इस लीगल फिक्शन को कोर्ट ऑफ लॉ में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। अब एक बड़ा लॉजिकल सवाल यहां पर आता है। मैंने आपसे इस लेक्चर की शुरुआत में क्या कहा? दैट इट इज कस्टमरी टू हैव, इट इज कस्टमरी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव अ प्रियम्बल। इट इज कस्टमरी टू हैव अ प्रियम्बल बट नॉट कंपल्सरी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट इज कस्टमरी। अब यहां पर बड़ा एक लॉजिकल सी बात क्या आती है, इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि अगर मैं इतनी बड़ी बात आपसे कही कि जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर है तो अच्छी बात है, ये हमें इट टेल्स अस अ लॉट अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, द काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव एनविजन्ड। इट टेल्स अस अ लॉट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलॉसफी। इन सारी चीजों के बारे में हमको बताने का काम करता है। तो ये नॉर्मली कस्टम है कि एक प्रियम्बल होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन क्या ये कंपल्सरी है? नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है। लेकिन क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कस्टमरी है तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जरूर खड़ा होगा दैट इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां एक बड़ी लॉजिकल बात है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां दो तरह के व्यू पॉइंट है। पहला ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और दूसरा मॉडर्न व्यू पॉइंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहला ट्रेडिशनल व्यू एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है एंड मॉडर्न व्यू क्या कहता है? ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि पहला point number 1, it is not a part of constitution, it is not a part of constitution, not a part of constitution। री बेरुबारी केस में
आगे पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम लोग संकल्प बैच में डिस्कस करेंगे। री बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लियर कट है दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन केशवानंद भारती केस Supreme Court changed its viewpoint and Supreme Court stated in केशवानंद भारती केस, इसके बारे में भी केशवानंद भारती के केस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। केशवानंद भारती केस 1973, इस केस के बारे में बहुत ही अमेजिंग केस है। इसने इंडिया में डेमोक्रेसी के डायरेक्शन को चेंज करने का काम किया और इनफैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आगे हम लोग संकल्प बैच में पढ़ेंगे, वो केशवानंद भारती केस में ही पहली बारी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई थी। जो सोली सोराब जी उस समय ननी पालखीवाला के असिस्टेंट हुआ करते थे और उन्होंने उनसे कहा था कि अमेरिकन लॉ रिव्यू में मैंने ऐसी कोई चीज देखी है अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ननी पालखीवाला शुरू में कन्विंस नहीं थे, लेकिन जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो उन्होंने जो डिबेट किया उसको लॉयर्स कहते हैं कि मतलब इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। जजेस कहते हैं कि जिसने भी उस दिन ननी पालखीवाला को सुना, मतलब वो जस्ट खो गया ननी पालखीवाला के डिबेट में। जो ननी पालखीवाला ने डिबेट किया था उसके बाद कोर्ट, मतलब बेसिकली उस केस का नाम सुनते ही आप सोचिए उस केस का क्या इंपैक्ट होगा कि मेरे रोए खड़े हो गए उस केस के बारे में, जिसने इंडियन डेमोक्रेसी की दिशा बदल दी और दशा भी बदल दी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो मॉडर्न व्यू सेज दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रेडिशनल व्यू क्यों क्लैश में था? ट्रेडिशनल व्यू इसलिए क्लैश में था कि ट्रेडिशनल व्यू का ऐसा मानना था कि अगर प्रियम्बल को तुम ड्रॉप कर दो कॉन्स्टिट्यूशन से तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग को तो अफेक्ट नहीं करने जा रहा है। सच्चाई भी है कि अगर मान लिया तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को तुमने प्रियम्बल को ड्रॉप कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, सो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस व्यू पॉइंट, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज व्हाई ट्रेडिशनल व्यू को क्वेश्चन किया गया केशवानंद भारती केस में। एंड केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट सेड that preamble is a part of constitution. Preamble is a part of constitution and preamble cannot be done away with. Preamble को drop नहीं किया जा सकता है। It is an inherent part of the constitution. So आज के डेट में preamble को लेकर modern view ये कहता है it is part of the constitution. आगे इस डिबेट के बारे में हम लोग डिस्कस में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम लोग अपने संकल्प बैच में पढ़ रहे होंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था इस पर्टिकुलर केस में, री बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। वी विल डिस्कस इन डिटेल। आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रियम्बल से रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि बेसिकली वी टॉक अबाउट आइडियल्स, aspirations. So what are the ideals and what are the aspirations? Now ideals, preamble talks about the ideals. Ideals that involves sovereign, socialist, secular. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Now what is the meaning of sovereign? अब
इसी पर्टिकुलर आइडियल से मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिल्म्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिल्म्स एग्जामिनेशन में सोशलिस्ट आइडियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है that which one of the following talks about prevention of concentration of wealth into few hands, directive principles of state policies इसके बारे में बात करता है अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज सी। तो इसलिए मैंने ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी में आपसे कहा था दैट यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर आर्टिकल, कॉन्टेक्स्ट में आपको आर्टिकल पढ़ना है। अभी मैं आपको आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी समझाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अभी जिस समय मैं आपके साथ डेमोक्रेटिक डिस्कस कर रहा हूंगा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। आपको आर्टिकल्स को ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे कंटेक्स्ट में पढ़ना है। जो क्वेश्चन वो पूछते हैं ना, वो कंटेक्स्ट में पूछते हैं। वो कभी भी ऐसे क्रूड फैक्ट आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू क्रूड फैक्ट अबाउट आर्टिकल। क्या मिलेगा उनको क्रूड फैक्ट पूछ करके आर्टिकल से? तो सॉवरन, सॉवरन का क्या मतलब होता है? दैट अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर is given, decision making power is vested with the people of India. So India is a sovereign country. Sovereign country means while taking her decisions, India does not recognize any other power. India is completely free, independent in taking its own decisions. India is free, independent in taking its own decisions. While taking decisions, India does not recognize any other power. It is clearly mentioned there that when we talk about India being a sovereign nation, it means that India does not recognize any other powers while taking its decision. India considers itself as the sovereign power, as the ultimate power. Why? Because India as a nation, it derives its power. Who are the ultimate decision makers? Ultimate decision makers in our democracy is the people of India. So Constitution of India it derives its power from the people of India. And no authority functioning under the Constitution of India shall defy it. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफाइन नहीं कर सकता है। तो इंडिया जब अपने डिसीजन लेता है तो इंडिया किसी एक्सटर्नल पावर की तरफ नहीं देखता है। एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली वी आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स। रिमेंबर, एज अ नेशन, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली वी आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स। हम अपने डिसीजन खुद से लेते हैं। सोशलिस्ट, जो ब्रांड ऑफ सोशलिज्म हमने अडॉप्ट किया है, this is what is known as Fabian socialism. So पंडित नेहरू was greatly, ये भी प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। केवल सोशलिज्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन अभी तक 2 बार ही आ गया है पिछले 4 साल में। They have asked question related to Fabian socialism. They have asked question related to concentration of wealth into few hands. शुरुआत में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, एक क्वेश्चन वहां से आ चुका है। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्वेश्चन से एक केस ऑलरेडी आ चुका है। मतलब इतने ही टॉपिक में 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स के ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये मेंस का भी टॉपिक है, आइडियल, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ मेंस। सो सोशलिस्ट, Nehru was greatly influenced by Fabian socialism. Now what do we mean by Fabian socialism? This brand of socialism is known as democratic socialism. This brand of socialism is known as democratic सोशलिज्म। क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? तो सोशलिज्म का गोल याद रखिए, डिटेल में हम लोग बात करेंगे जिस समय हम लोग अपने बैच में डिस्कस कर रहे होंगे, संकल्प बैच में। तो हाँ, और डिटेल में हम लोग इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इस डिबेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये डिबेट 1 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता। इट्स लेंदी टॉपिक, लेकिन मैं यहाँ आपको ब्रीफली एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हमारा अप्रोच मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, किस तरीके से हम अपने डिस्कशन में केसेस को इंक्लूड करेंगे,
किस तरीके से हम अपने डिस्कशन में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को यूज करेंगे और किस तरीके से हम अपने डिस्कशन में आर्टिकल्स को यूज करेंगे। हमारे लिए क्यों क्रूड आर्टिकल्स रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस जानना इंपॉर्टेंट है। सो द ब्रांड ऑफ सोशलिज्म दैट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया, इट इज नोन एज फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म क्या है? इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? गोल सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म में गोल है इक्वालिटी अचीव करना। Now, the goals of socialism is to be achieved through democratic means. These goals are to be achieved through democratic means. ध्यान रखिएगा, these goals are to be achieved through the democratic means, and that is why we call it democratic socialism. Socialism का गोल क्या है? Equality. लेकिन हम लेनिन की तरह से और स्टालिन की तरह से इक्वालिटी नहीं अचीव करना चाहते हैं। लेनिन ने ब्लड बात किया, माओ ने ब्लड बात किया, हम वो ब्लड बात के जरिए इक्वालिटी नहीं अचीव करना चाहते हैं। अगर दोबारा से ब्लड बात देखने की जरूरत पड़े तो फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब क्या रह जाएगा। तो इसीलिए हमने ये कहा that we want to achieve the goals of socialism. That is true. हम भी अपनी कंट्री में इक्वालिटी लाना चाहते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेटिक मीन्स के जरिए वो इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड under Article 39 Clause B and under Article 39 Clause C. क्या है 39 Clause B? The state shall endeavor to ensure equitable distribution of resources. Remember, the state shall endeavor to ensure equitable distribution of resources. The state shall endeavor to ensure prevention of concentration of wealth into few hands. यह Article 39 Clause C में प्रोवाइड किया गया है। समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सोशलिज्म के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, दैट इज ट्रू। हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं, अमीर और गरीब के बीच में ये जो गैप है हम उसको पाटना चाहते हैं, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कैसे? क्या ब्लड बाथ के जरिए? नहीं। नेहरू वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय स्टालिन, लेकिन केवल डेवलपमेंट की वजह से, बाकी स्टालिन से उनका कोई लेना देना नहीं था। डेवलपमेंट स्टालिन ने बड़ी तेजी से सोवियत यूनियन में करवाया था, दैट इज व्हाई ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टालिन। उन्होंने कहा कि हम ये गोल्स तो सोशलिज्म का चाहते हैं, कि हम भी पाना चाहते हैं, बट ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। सो दैट इज व्हाई Fabian socialism or democratic socialism, under which goals of socialism are to be achieved through democratic means. Democratic means मतलब law के through, legislations के through, elections के through, लोगों को request करके. And we want to achieve two most important socialistic principles that has been provided under the Constitution of India is under Article 39 Clause B, जो कहता है the state shall endeavor to ensure equitable distribution of resources. मतलब इक्विटेबल, बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। और 39C ये कहता है देयर शुड बी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनटू फ्यू हैंड्स। दीज आर द टू मोस्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी इस डिबेट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम लोग अपना बैच शुरू कर रहे होंगे 10 तारीख से। नाउ सेक्युलर से यहां क्या मतलब है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं व्हेन आई से सेक्युलर। यहां सेक्युलर का मतलब होता है एज अपोज टू अदर वर्ल्डली। एज अपोज टू अदर वर्ल्डली मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक सेक्युलर पढ़ाई है, वो एक अदर वर्ल्डली पढ़ाई नहीं है। मैं यहां रिलीजन के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, मैं यहां कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूं, मैं यहां इस वर्ल्ड से रिलेटेड बातें आपको बता रहा हूं, मैं यहां कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें आपको बता रहा हूं, गॉड के बारे में नहीं बता रहा हूं। तो जो हमारा मॉडल ऑफ सोशलिज्म है ना, सॉरी सेक्युलरिज्म है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सोशलिज्म। ये भी पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन है, दैट हाउ इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। ये मेंस का क्वेश्चन है। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। अभी इतना समझ लीजिए कि इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म और वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सोशलिज्म में क्या फर्क है। दैट वेस्टर्न ब्रांड ऑफ सोशलिज्म
It talks about complete separation of state and church. स्टेट और चर्च को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. There is complete separation of state and church. Whereas Indian brand of socialism, it does not talk about complete separation of state and church. Indian brand of socialism का इकलौता ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है स्टेट विल बी मेंटेनिंग प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस. प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब हर रिलीजन के साथ प्रिंसिपल डिस्टेंस स्टेट मेंटेन करेगा. कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगा. वेस्ट में स्टेट अलग है, चर्च अलग है. स्टेट को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. बट दैट इज नॉट द केस विथ इंडिया. वी बिलीव इन प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस. वी बिलीव इन सर्व धर्म संभाव. All religions are equal. The state will be treating all religions equally. The state will maintain principal distance with religion. So Indian brand of socialism is different from Western model of socialism. मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी में कहा था कोई अलग से प्रीलिम्स नहीं, अलग से मेंस नहीं, इंटीग्रेटेड तैयारी हो सकती है. प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी क्या होती है? यू ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रिपेयर फॉर मेंस यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जाम के पास जाके हो जाते हैं. इसलिए जो बच्चा मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करता है आप हमेशा नोटिस करेंगे उसका प्रीलिम्स अच्छा रहता है. कारण क्या है? क्योंकि सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन वो तो मेंस के थीम से ही पूछे जा रहे हैं ना. सो दिस हैज बीन ऑलरेडी बीन आस्क्ड. अभी तक मैंने आपको 4-5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन और 1-2 मेंस के क्वेश्चन, एक जो आइडियल्स पे पूछा गया क्वेश्चन है और एक सेक्युलर प्रिंसिपल्स वाला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सोशलिज्म. Western model of socialism, it talks about complete disassociation of state and church, whereas Indian brand of socialism, it talks about sarva dharm sambhav. All religions are equal, maintaining principal distance with religion. And then we have another ideal that is democratic. क्या है ये democratic ideal? तो basically ये democratic ideal ये कहता है जो we have adopted a government which is representative model of government and we have adopted multi-party democracy. ये ध्यान में रखिएगा, हमने representative government adopt किया है और हमने multi-party democracy adopt किया है. representative government and multi-party democracy. क्या है ये multi-party democracy और representative government? Government is of the people, for the people and by the people. So under Article 326, we have provided universal adult suffrage. क्या है universal adult suffrage? उसको समझिए. Under Article democratic जो ideals है, इसमें मैंने आपसे कहा कि we have adopted 1 representative government, 2 we have adopted multi-party democracy. We have adopted multi-party democracy. Government is of the people, for the people and by the people. Government is of the people, for the people and by the people. And under Article 326, we have adopted universal adult suffrage. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या मतलब है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का यूनिवर्सल मतलब राइट टू वोट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, creed, sex, place of birth or any of them. That right, universal, all those who are above 18 years of age, adult, all those who are above 18 years of age, they have got the right to vote. And suffrage matlab right to vote. So under Article 326 we have adopted one vote, one value, one vote, one man, one vote and one value principle. मतलब मुकेश अंबानी के पास भी एक ही वोट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास भी एक ही वोट है और मेरे पास भी एक ही वोट है, एक रिक्शा पुलर के पास भी एक ही वोट है और एक लैंडलेस
वर्कर के पास भी एक ही वोट है, हम सबके पास केवल एक वोट है. सो वी हैव अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ one man, one vote, one value principle. We have adopted a representative model of democracy, representative model of government. We have adopted multi-party democracy. The democracy here says government is of the people, for the people and by the people. जो लिंकन का स्टेटमेंट है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. हमने कौन सा अंडर आर्टिकल 326 we have provided universal adult suffrage, मतलब right to vote cannot be discriminated on those grounds, caste, race, then birth, sex and all other things. Adult, all those who are above 18 years of age, they enjoy the right to vote. And then suffrage, suffrage हम basically किसको कहते हैं, तो यहाँ suffrage का मतलब है right to vote. Suffrage matlab right to vote. So in Article 326, what we have adopted is one man, one vote and one value principle. We have adopted a one man, a one vote and one value principle. So even my vote has got same value. Even I have got one vote. Prime Minister of India has got one vote. Even Narendra Modi has got one vote. Even Mukesh Ambani has got one vote. Even a rickshaw puller has got one vote. So that's the beauty of Indian democracy. So sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now what is the meaning of republic? Head of the state will not be a hereditary monarch. A republic. Head of the state will not be a hereditary monarch. Rather, head of the state will be elected by people. Head of the state will be इलेक्टेड बाय पीपल. आप कहेंगे कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होते हैं, बट प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. यस, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं. सो दैट इज ट्रू कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं और एमएलए इलेक्ट करते हैं. दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो प्रेसिडेंट पूरे यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, एमएलए उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वोट करते हैं, तो वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं. लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं. समझ रहे मेरी बात? सो दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो sovereign, socialist, secular and democratic republic. Remember this fact. So head of the state in case of India is a hereditary monarch. Head of the state in case of India is head of the state in case of India is not a hereditary monarch, rather is an elected representative. So it's a sovereign, socialist, democratic republic. तो यहां तक दोबारा से मैं एक बार क्विकली रिकैप्चुलेट कर देता हूं. मैंने आपसे क्या कहा कि रिपब्लिक में head of the state is not a hereditary monarch, it is elected by the people, that is the president of India. So मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि प्रियम्बल में हम जब पढ़ाई करेंगे तो हम इसी ब्लूप्रिंट के साथ पढ़ाई करेंगे कि लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको एक ब्रॉड हेडिंग प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर का, कि जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि अभी इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है, और उसी के अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व हम करेंगे. सो वी हैव मेंशन्ड, वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट हाउ इंट्रोडक्शन पार्ट से ही मैंने आपसे कहा कि 2-3 बारी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, दैट इट इज कस्टमरी टू हैव अ प्रीएम्बल बट नॉट कंपल्सरी. It is summary of the constitution. It is the key to unravel the minds of the framers of the constitution. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नेचर ऑफ द प्रीएम्बल में, जहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नॉन जस्टिशिएबल पार्ट है, और अगर 2 इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, तो जो प्रीएम्बल के साथ टैली करता है नॉर्मली कोर्ट उसको प्रेफर करती है. हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोर्ट नॉर्मली उसको प्रेफर करती है. देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि पर्पस क्या है प्रीएम्बल का, तो ये हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज एमिनेटेड फ्रॉम द पीपल, जिसमें हम लोगों ने केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डिस्कस किया. देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि ये पार्ट ऑफ प्रीएम्बल कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है,
बेरुबारी केस में इसकी बात हुई थी, और मॉडर्न व्यू कहता है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आइडियल्स, जिसमें मैंने आपसे कहा कि 2-3 बारी मेंस के क्वेश्चन और 3-4 बारी प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए, और हम लोगों ने इसमें 1 by 1 डिस्कस किया सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बाकी ये डिबेट थोड़ा सा लंबा होगा प्रियम्बल वाला, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग अपने संकल्प बैच में मिलेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रियम्बल। बाकी डिटेल में बातें हम अपने संकल्प बैच में करेंगे। थैंक यू।